Hello everyone, welcome back to my channel and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel। और आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो बहुत ही खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज टू बिल्डिंग योर कॉन्सेप्ट है। सो इस चैप्टर में टोटल हम 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे, 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। वो 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होगा? जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा ग्लाइकोलिसिस, सेकेंड टॉपिक विल बी ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड थर्ड टॉपिक विल बी पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। सो इस चैप्टर में टोटल 3 मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट टॉपिक विल बी ग्लाइकोलिसिस, सेकेंड टॉपिक विल बी ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड थर्ड टॉपिक विल बी पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। बट आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हम एक टॉपिक पर फोकस करेंगे, दैट विल बी ग्लाइकोलिसिस। सो ग्लाइकोलिसिस के सारे स्टेप्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो ग्लाइकोलिसिस की अगर हम बात करें तो ग्लाइकोलिसिस बेसिकली क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस में 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। ग्लाइकोलिसिस में जब 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो ये 2 मॉलिक्यूल क्या बनाता है? पायरुविक एसिड बनाते हैं। सो ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और ये 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बनते हैं। और ये जो रिएक्शन होता है ये एक स्टेप रिएक्शन नहीं है, दिस इज नॉट ए सिंगल स्टेप रिएक्शन। ये रिएक्शन कंप्लीट होता है टोटल के टोटल 10 स्टेप्स में। सो ग्लाइकोलिसिस टोटल 10 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। सो ग्लाइकोलिसिस क्या है? ग्लाइकोलिसिस के थ्रू 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है और वो 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है और ये टोटल 10 स्टेप्स में होते हैं और सारे के सारे स्टेप्स जो होते हैं एंजाइम कैटालाइज्ड होते हैं। इट मींस कि ग्लाइकोलिसिस में टोटल 10 एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। सो ग्लाइकोलिसिस टोटल 10 स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं और सारे के सारे स्टेप्स क्या होते हैं? एंजाइम कैटालाइज्ड होते हैं। सो अभी तक हमने 2 पॉइंट डिस्कस किया है। पहला ग्लाइकोलिसिस क्या होता है और ग्लाइकोलिसिस कितने स्टेप्स में होते हैं। सो ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो ग्लाइकोलिसिस में 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बनाता है। ग्लूकोज की अगर बात करें तो ये 6 कार्बन कंपाउंड है, वहीं पे पायरुविक एसिड की बात करें तो ये 3 कार्बन कंपाउंड है। पायरुविक एसिड क्या है? 3 कार्बन कंपाउंड है और इस ग्लाइकोलिटिक पाथवे टोटल 10 स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं। ग्लाइकोलिसिस का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ग्लाइकोलिसिस का स्टार्टिंग पॉइंट है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो ग्लूकोज चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, काफी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, इनका जो मेटाबॉलिज्म होता है उनके मेटाबॉलिज्म में ग्लूकोज सेंट्रल पोजीशन ऑक्यूपाई करता है। अभी तक इस लाइन में हमने क्या सीखा? इस लाइन में हमने ये सीखा कि चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो या फिर काफी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, उनके मेटाबॉलिज्म में ग्लूकोज की अगर बात करें तो ये सेंट्रल पोजीशन ऑक्यूपाई करता है। अब सवाल ये है कि ये सेंट्रल पोजीशन क्यों ऑक्यूपाई करता है प्लांट, एनिमल एंड मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मेटाबॉलिज्म में? इसका 2 इंपॉर्टेंट रीजन है। पहला इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि जो ग्लूकोज होता है वो रिलेटिवली रिच होता है पोटेंशियल एनर्जी में। क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी रिच होता है इसीलिए ये गुड फ्यूल है। ग्लूकोज में पोटेंशियल एनर्जी रिच होता है इसीलिए ये गुड फ्यूल है। और जब ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जब ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनते हैं और एनर्जी रिलीज होता है। और इस रिएक्शन का जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज है वो क्या होता है? -2840 किलो जूल पर मोल। सो ग्लूकोज का अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें तो C6H12O6 होते हैं और जब इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो ये सारे के सारे कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकलते हैं, देन वाटर का फॉर्मेशन होता है और एनर्जी रिलीज होता है। क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है। और इस रिएक्शन का जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज है वो कितना है? -2840 किलो जूल पर मोल। कितना है? -2840 किलो जूल पर मोल। दिस इज नॉट ए बैलेंस्ड रिएक्शन। ये सिर्फ ओवरव्यू है कि ग्लूकोज का जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो क्या क्या बनता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें तो ग्लूकोज का स्टोरेज क्या होता है सेल्स में? ग्लूकोज क्या स्टोरेज फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का सेल में? सो द आंसर इज नो।
कार्बोहाइड्रेट की बात करें, ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट को 3 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। कार्बोहाइड्रेट को टोटल 3 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। जो फर्स्ट वन है दैट इज मोनोसैकेराइड्स। पहला क्या है? मोनोसैकेराइड। सेकेंड वन इज द ओलिगोसैकेराइड। सेकेंड वन क्या है? ओलिगोसैकेराइड। एंड थर्ड वन इज द पॉलीसैकेराइड। थर्ड वन क्या है? थर्ड वन इज द पॉलीसैकेराइड। थर्ड वन क्या है? पॉलीसैकेराइड है। मोनोसैकेराइड का एग्जाम्पल क्या है? ग्लूकोज। और यही ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस में इंटर करता है। सो ग्लाइकोलिसिस का स्टार्टिंग मटेरियल क्या है? ग्लूकोज है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सेल में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज फॉर्म होता है वो मोनोसैकेराइड नहीं होता है, मीन्स ग्लूकोज के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट स्टोर नहीं होता है सेल में। तो सवाल ये है कि किस फॉर्म में स्टोर होता है? कार्बोहाइड्रेट सेल में स्टोर होते हैं पॉलीसैकेराइड के फॉर्म में। एंड पॉलीसैकेराइड जो होता है स्टोरेज फॉर्म होता है। पॉलीसैकेराइड को 2 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है, स्टोरेज फॉर्म एंड स्ट्रक्चरल फॉर्म। स्टोरेज पॉलीसैकेराइड की अगर बात करें तो स्टोरेज पॉलीसैकेराइड 2 होते हैं। पहला जो स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है वो है स्टार्च, और दूसरा स्टोरेज पॉलीसैकेराइड स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लाइकोजेन है। स्टार्च जो है वो प्लांट में स्टोर होता है, वहीं पे ग्लाइकोजेन की बात करें तो ये एनिमल्स में होते हैं। और ये दोनों के दोनों, चाहे स्टार्च हो या फिर ग्लाइकोजेन हो, ये दोनों के दोनों क्या हैं? ये दोनों के दोनों होमोपॉलीसैकेराइड हैं। अब सवाल ये है कि होमोपॉलीसैकेराइड क्या होता है? होमो मीन्स होते हैं सेम, एंड पॉलीसैकेराइड है मीन्स वैसा पॉलीसैकेराइड जो सेम यूनिट के बने होते हैं। और स्टार्च एंड ग्लाइकोजेन दोनों होमोपॉलीसैकेराइड किस चीज के हैं? ग्लूकोज के हैं। सो पॉलीसैकेराइड के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है सेल में। इसका रीजन क्या है? ग्लूकोज के फॉर्म में क्यों नहीं होता, मोनोसैकेराइड के फॉर्म में क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब सेल में मोनोसैकेराइड के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होगा तो सेल की ऑस्मोलरिटी इंक्रीज होगी, जो साइटोसोलिक ऑस्मोलरिटी होगी वो इंक्रीज होगी, जिससे सेल क्या होगा? स्वेल करेगा और बर्स्ट हो सकता है। लेकिन जब पॉलीसैकेराइड के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है सेल में तो उससे सेल की जो साइटोसोलिक ऑस्मोलरिटी होती है वो मोनोसैकेराइड के कंपैरिजन में काफी कम होती है। इसीलिए पॉलीसैकेराइड के फॉर्म में सेल में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है। जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी डिमांड सेल की इंक्रीज होती है, तो इसी स्टार्च और ग्लाइकोजेन से, अगर प्लांट है तो स्टार्च, एनिमल है तो ग्लाइकोजेन, इसी स्टार्च और ग्लाइकोजेन से क्या रिलीज होगा? ग्लूकोज रिलीज होगा। और ये क्या इंटर करेगा? ये ग्लाइकोलिसिस में इंटर करेगा। ग्लूकोज क्या करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा। और ये एटीपी एनर्जी जो रिलीज होता है वो किस फॉर्म में रिलीज होते हैं? एनर्जी रिलीज होते हैं एटीपी के फॉर्म में। और ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन होगा या तो एरोबिक होगा या तो एनारोबिक होगा, वो डिपेंड करता है सेल के कंडीशन पे। ये एक रीजन हुआ क्यों ग्लूकोज प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मेटाबॉलिज्म में सेंट्रल पोजीशन ऑक्यूपाई करता है। इसका दूसरा रीजन यह है कि ग्लूकोज सिर्फ एक्सीलेंट फ्यूल नहीं है। ग्लूकोज सिर्फ फ्यूल नहीं है, ग्लूकोज सिर्फ एक्सीलेंट फ्यूल नहीं है, ये रिमार्केबली वर्सटाइल प्रिकर्सर भी है। किस चीज का? वेरियस बायोसिंथेटिक रिएक्शंस का। मीन्स ग्लूकोज क्या करता है? ग्लूकोज मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स क्या करता है? सप्लाई करता है किसको? बायोसिंथेटिक रिएक्शंस को। ग्लूकोज वेरियस बायोसिंथेटिक रिएक्शंस को क्या करता है? मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स क्या करता है? सप्लाई करता है। फॉर एग्जांपल अगर बैक्टीरिया की बात करें, इकोलाई इज एग्जांपल ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की अगर बात करें तो ये क्या करता है? अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, कोएंजाइम्स, फैटी एसिड्स एंड अदर मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स जो इनके ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है, उसका जो उसकी सिंथेसिस में जो कार्बन स्केलेटल है, वो कार्बन स्केलेटल कहाँ से आता है? कार्बन स्केलेटल ग्लूकोज से आता है। सो यहाँ पे हमने क्या सीखा? यहाँ पे हमने ये देखा कि
जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में अमाइनो एसिड्स हो, चाहे प्रोटीन्स हो, चाहे न्यूक्लियोटाइड्स हो, या फिर फैटी एसिड्स हो, या फिर अदर मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट जो इनके ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है, उनकी सिंथेसिस के लिए कार्बन स्केलेटन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कहाँ से आती है? वो ग्लूकोज से आती है। ए कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ मेटाबॉलिक फेट्स ऑफ ग्लूकोज वुड इनकम्पास हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस। मींस इसमें बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। एनिमल एंड वास्कुलर प्लांट की अगर बात करें, एनिमल एंड वास्कुलर प्लांट की बात करें तो ग्लूकोज के 3 मेजर फेट हैं। क्या है? ग्लूकोज के 3 मेजर फेट हैं। एनिमल एंड वास्कुलर प्लांट में ग्लूकोज के 3 मेजर फेट है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो वास्कुलर प्लांट हो, उसमें ग्लूकोज के 3 मेजर फेट होते हैं। वो 3 मेजर फेट क्या है? पहला फेट, या तो ये स्टोर्ड होगा, ग्लूकोज जो होगा या तो स्टोरेज फॉर्म में होगा, और स्टोरेज फॉर्म क्या होता है? पॉलीसैकेराइड्स होता है, या फिर सुक्रोज में कन्वर्ट होता है जो कि ट्रांसपोर्टेबल फॉर्म होता है प्लांट्स में। सो पहला फेट क्या है ग्लूकोज का? या तो ये स्टोर होगा। दूसरा फेट क्या है? दूसरा फेट ये ऑक्सीडाइज होगा 3 कार्बन कंपाउंड में, पायरुविक एसिड में, वाया ग्लाइकोलिसिस, और ये एटीपी में एटीपी प्रोवाइड करेगा एंड मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स प्रोवाइड करते हैं। मींस अगर सेल्स को एटीपी और मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स की रिक्वायरमेंट होती है तो वो ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस में इंटर करता है। लेकिन अगर सेल को राइबोज 5 फॉस्फेट और एनएडीपीएच की रिक्वायरमेंट होती है तो वो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में इंटर करता है। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे को फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे भी बोलते हैं। सो ग्लूकोज का 3 मेजर फेट हुआ किस चीज में? एनिमल्स में एज वेल एज वास्कुलर प्लांट्स में। पहला ये स्टोर्ड होगा पॉलीसैकेराइड के फॉर्म में, दूसरा ये ग्लाइकोलिसिस में इंटर करेगा जब सेल को एटीपी और मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तीसरा ये ऑक्सीडाइज होगा वाया पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे को फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे भी बोलते हैं, और ये तब होगा जब सेल्स को राइबोज 5 फॉस्फेट एंड एनएडीपीएच की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये 3 मेजर फेट है किसका? ग्लूकोज का। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें, ऑर्गेनिजम्स दैट डू नॉट हैव एक्सेस टू ग्लूकोज फ्रॉम अदर सोर्सेस मस्ट मेक इट। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनको ग्लूकोज का एक्सेस नहीं होता है, और जिन ऑर्गेनिज्म को ग्लूकोज की एक्सेस नहीं होती है वो अपना ग्लूकोज खुद बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स की अगर बात करें तो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स एटमॉस्फेरिक कार्बन को रिड्यूस करता है किस चीज में? ट्रायोज में, और ये ट्रायोज क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। तो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नाउ क्या नॉन फोटोसिंथेटिक सेल्स भी ग्लूकोज बनाते हैं? यस, नॉन फोटोसिंथेटिक सेल्स भी ग्लूकोज बनाते हैं फ्रॉम सिंपल 3 और 4 कार्बन प्रिकर्सर। और ये किस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं? ये बनाते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू। ग्लूकोनियोजेनेसिस इज बेसिकली रिवर्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस, बट 3 स्टेप्स जो होते हैं वो रिवर्स नहीं होते हैं। 3 स्टेप्स होते हैं वो यूनिक होते हैं फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। सो दिस इज द मेजर पाथवे ऑफ ग्लूकोज यूटिलाइजेशन। ग्लूकोज के 3 मेजर फेट हैं। पहला तो ये स्टोरेज फॉर्म में होगा, चाहे वो ग्लाइकोजेन हो या स्टार्च हो। सुक्रोज में भी कन्वर्ट होता है जो कि ट्रांसपोर्टेबल फॉर्म है। नाउ ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होगा ग्लाइकोलिसिस के थ्रू जब सेल्स को एटीपी और मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स की रिक्वायरमेंट होती है, और जब ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस में इंटर करता है तो वो पायरुवेट बनता है जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। नाउ द सेल्स को अगर राइबोज 5 फॉस्फेट या एनएडीपीएच की रिक्वायरमेंट होती है तो वो राइबोज 5 फॉस्फेट बनाता है जो कि पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में के थ्रू ऑक्सीडाइज करता है। तो ये क्या है? ये ओवरव्यू है ग्लूकोज के 3 मेजर फेट का। नाउ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस की अगर बात करें तो ग्लाइकोलिसिस 2 ग्रीक वर्ड से बना है। पहला ग्लाइकस जिसका मतलब होता है स्वीट, और दूसरा लाइसिस जिसका मतलब होता है स्प्लिटिंग। सो ग्लाइकोलिसिस में 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज डिग्रेड होता है सीरीज ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस टू yield 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड पाइरुवेट, एंड ड्यूरिंग द सीक्वेंशियल रिएक्शंस ऑफ glycolysis some of the free energy released from glucose is conserved in the form of ATP and NADH। सो ग्लाइकोलिसिस के थ्रू जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो कुछ एनर्जी जो होते हैं ग्लूकोज में वो ATP एंड NADH के फॉर्म में कंजर्व हो जाते हैं।
सो ग्लाइकोलिसिस वाज द फर्स्ट मेटाबॉलिक पाथवे टू बी इलुसिडेटेड एंड इज प्रोबेबली द बेस्ट अंडरस्टूड। ग्लाइकोलिसिस फर्स्ट पाथवे है जो बेस्ट अंडरस्टूड पाथवे है। ग्लाइकोलिसिस को ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। ईएमपी पाथवे क्यों बोलते हैं कि क्योंकि ग्लाइकोलिसिस पाथवे को जो फर्स्ट टाइम इलुसिडेट किए थे वो 3 साइंटिस्ट ने किए थे। फर्स्ट वन इज द एम्बेडेन, सेकेंड वन इज द मेयरहॉफ, एंड थर्ड वन इज द पार्नास। सो ये 3 साइंटिस्ट हैं जो कि ग्लाइकोलिसिस के पाथवे को डिसिफर किए थे और इनके नाम के बेसिस पे इसे ईएमपी पाथवे बोला जाता है। ग्लाइकोलिसिस को ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें लोकेशन, ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होता है सेल में। सो लोकेशन की बात करें तो ग्लाइकोलिसिस सेल के साइटोप्लाज्म में होते हैं। ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में क्यों होता है? ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में इसलिए होता है क्योंकि ग्लाइकोलिसिस टोटल 10 स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं और इट मीन्स कि टोटल 10 एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है और सारे के सारे एंजाइम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में होते हैं। सो इसीलिए ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें तो ग्लाइकोलिसिस को यूनिवर्सल पाथवे भी बोलते हैं। ग्लाइकोलिसिस को यूनिवर्सल पाथवे भी बोलते हैं। अब सवाल ये है कि ग्लाइकोलिसिस को यूनिवर्सल पाथवे क्यों बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस को यूनिवर्सल पाथवे इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये चाहे सेल प्रोकैरियोट हो या फिर यूकैरियोट हो, ये दोनों तरह के सेल्स में होते हैं। यूनिवर्सल पाथवे इसलिए बोलते हैं क्योंकि ग्लाइकोलिसिस प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, दोनों तरह के सेल्स में होते हैं, इसीलिए इसे यूनिवर्सल पाथवे बोलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्लाइकोलिसिस एरोबिक एंड एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स दोनों में होते हैं। ग्लाइकोलिसिस एरोबिक एंड एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स दोनों में होते हैं। सो ग्लाइकोलिसिस का जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो क्या है? ग्लूकोज है। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि प्लांट में ग्लूकोज आया कहाँ से? प्लांट में बनता तो है सुक्रोज एंड स्टार्च। सो प्लांट में जब सुक्रोज बनता है या स्टार्च बनता है, सो प्लांट में के ट्रांसपोर्टेबल फॉर्म की अगर बात करें तो वो क्या है? सुक्रोज है। एंड सुक्रोज इज ए डाइसैकेराइड, और सुक्रोज डाइसैकेराइड है किसका? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज का। सुक्रोज किस डाइसैकेराइड है? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज का। जब सुक्रोज इन्वर्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है, तो ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनाता है और ये ग्लूकोज इंटर करता है ग्लाइकोलिसिस में, फ्रुक्टोज भी ग्लाइकोलिसिस में इंटर करता है। सो अगर ग्लाइकोलिसिस की ओवरव्यू की बात करें तो ग्लाइकोलिसिस 2 फेजेस में कंप्लीट होते हैं। फर्स्ट वन इज द प्रिपरेटरी फेज। ग्लाइकोलिसिस का 2 फेज है। फर्स्ट वन इज द प्रिपरेटरी फेज। सेकेंड फेज की अगर हम बात करें तो सेकेंड फेज होता है पे ऑफ फेज। सेकेंड फेज क्या है? सेकेंड फेज इज द पे ऑफ फेज। सो ग्लाइकोलिसिस 2 फेज में कंप्लीट होते हैं। फर्स्ट वन इज द प्रिपरेटरी फेज एंड सेकेंड वन इज द पे ऑफ फेज। प्रिपरेटरी फेज टोटल फर्स्ट 5 जो होता है, फर्स्ट 5 जो स्टेप होते हैं वो प्रिपरेटरी फेज के अंडर आते हैं। जो लास्ट 5 स्टेप होते हैं वो पे ऑफ फेज के अंडर में आते हैं। प्रिपरेटरी फेज में एटीपी का यूज होता है, वहीं पे ऑफ फेज में एटीपी की सिंथेसिस होती है। सो ब्रेकडाउन ऑफ 6 कार्बन ग्लूकोज इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन पायरुवेट अकर्स इन 10 स्टेप्स। सो ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है पायरुविक एसिड में वो टोटल 10 स्टेप्स में होते हैं। फर्स्ट 5 of which constitute the preparatory phase. In these reactions, glucose is first phosphorylated at hydroxyl group on carbon number 6. प्रिपरेटरी फेज में जब फर्स्ट स्टेप होता है उसमें ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन होता है ग्लूकोज के 6 नंबर हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे, और ये क्या बनाता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की अगर बात करें, यहाँ डी मेंशन है, डी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। सो लिविंग सेल्स में जितने भी मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो डी फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? वो डी फॉर्म में होते हैं। सो इसीलिए यहाँ पे डी मेंशन है एंड इसको डी को ओमिट भी कर सकते हैं क्योंकि लिविंग सेल्स में सारे मोनोसैकेराइड्स डी फॉर्म में होते हैं। सो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की अगर बात करें, ये कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, विच इज अगेन फॉस्फोराइलेटेड at the time
C1 कार्बन नंबर 1, इस टाइम किस नंबर पे फॉस्फोराइलेट होगा, कार्बन नंबर 1 पे, और ये क्या बनाएगा, डी फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है। सो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बना, और ये दोनों के फॉस्फोराइलेशन के लिए जो फॉस्फोराइल ग्रुप है वो कहां से आएगा, फॉस्फोराइल ग्रुप आएगा एटीपी से। सो एटीपी इज द फॉस्फोराइल ग्रुप डोनर, एंड एज ऑल सुगर डेरिवेटिव्स इन glycolysis are the D isomers, we will usually omit the D designation except when emphasizing the stereochemistry. फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट की बात करें तो ये स्प्लिट होता है और ये 2,3 कार्बन कंपाउंड बनाता है, दैट इज डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। लेकिन अब यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट है ये डायरेक्टली इंटर नहीं करता है ग्लाइकोलिसिस के नेक्स्ट स्टेप में, डायरेक्टली इंटर करता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो सवाल यहाँ पे ये है कि डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट का क्या होगा। डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट भी 3 कार्बन का शुगर है, दैट इज ट्रायोज है। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी 3 कार्बन का शुगर है, मींस ट्रायोज है। डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट आइसोमेराइज होकर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनाता है, मीन्स अब यहाँ पे हमारे पास ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कितना है, 2 मॉलिक्यूल है। सो दिस इज द लाइसिस स्टेप दैट गिव्स द पाथवे इट्स नेम। सो फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट की जब लाइसिस होती है तो 2,3 कार्बन कंपाउंड बनाते हैं, डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और इस स्टेप में फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो कि शुगर है, शुगर की स्प्लिटिंग होती है, और इस स्टेप के बेसिस पे ही इस पाथवे का नाम रखा गया है ग्लाइकोलिसिस है। The dihydroxyacetone phosphate is isomerized to a second molecule of glyceroldehyde 3 phosphate. Dihydroxyacetone phosphate का isomerization होता है, वो glyceroldehyde 3 phosphate बनाता है, एंड यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस का फर्स्ट फेज खत्म हो जाता है, मींस जैसे ही 2 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है वहां पे प्रिपरेटरी फेज इंड हो जाता है। फ्रॉम ए केमिकल पर्सपेक्टिव आइसोमराइजेशन इन स्टेप 2 द क्रिटिकल इज फॉर सेटिंग अप द फॉस्फोराइलेशन एंड कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शन इन स्टेप 3 and 4 as detailed later. Note that the 2 molecules of ATP are invested before the cleavage of glucose into 2,3 carbon pieces. मींस जब ग्लूकोज का स्प्लिटिंग होती है, जब फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट की स्प्लिटिंग होती है 2,3 कार्बन कंपाउंड में, उससे पहले ही 2 मॉलिक्यूल एटीपी यूज हो चुके हैं। So later there will be good return on this investment. So इसको अगर इस प्रिपरेटरी फेज को अगर हम समराइज करें तो प्रिपरेटरी फेज की जो ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोलिसिस की जो प्रिपरेटरी फेज है उसमें एटीपी यूज होता है, एटीपी इन्वेस्ट होता है, और वो एटीपी इन्वेस्ट होता है किस लिए, उनके इंटरमीडिएट्स के फ्री एनर्जी कंटेंट को इंक्रीज करने के लिए, जो कि ग्लाइकोलिसिस के इंटरमीडिएट के फ्री एनर्जी कंटेंट को रेज करता है, and the carbon chains of all the metabolized hexoses are converted into common product glyceraldehyde 3 phosphate. So preparatory phase के एंड में हमारे पास क्या आया, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया 2 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। नाउ एनर्जी गेन कम्स इन द पे ऑफ फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस। अब एनर्जी गेन किस में आएगा, ग्लाइकोलिसिस के पे ऑफ फेज में, एंड ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड फॉस्फोराइलेटेड बाय इनऑर्गेनिक फॉस्फेट नॉट बाय एटीपी टू फॉर्म 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। अब यहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का क्या होगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में ऑक्सीडेशन होता है एंड फॉस्फोराइलेशन होता है, बट यहाँ पे जो फॉस्फोराइल ग्रुप डोनर होगा वो एटीपी नहीं होगा, वो होगा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और वो क्या बनाएगा, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। एनर्जी इज देन रिलीज्ड एज द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट आर कन्वर्टेड टू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। अब यहाँ पे क्या होगा, यही 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट में कन्वर्ट होंगे और टोटल 4 एटीपी की सिंथेसिस होती है, लेकिन 2 एटीपी ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो नेट गेन एटीपी कितना होगा, नेट गेन एटीपी 2 एटीपी होगा। Much of this energy is conserved by coupled phosphorylation of 4 molecules of ADP to ATP. This net yield is 2 molecules of ATP per molecule of glucose used, because 2 molecules of ATP were invested in the preparatory phase. Means अगर 1 molecule का ऑक्सीडेशन होता है, 1 molecule ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है by glycolysis,
तो नेट गेन एटीपी कितना है 2 एटीपी, क्योंकि बनता है 4 एटीपी बट 2 एटीपी इन्वेस्ट भी होता है, 2 एटीपी प्रिपरेटरी फेज में यूज होता है, तो नेट गेन एटीपी कितना हो जाएगा 2 एटीपी। So energy is also conserved in the payoff phase in the formation of 2 molecules of NADH per molecule of glucose। एनर्जी also conserved होता है, सिर्फ एनर्जी सिर्फ एटीपी के फॉर्म में कंजर्व नहीं होता है, बल्कि 2 मॉलिक्यूल NADH भी बनते हैं पे ऑफ फेज में जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है ग्लाइकोलिसिस के थ्रू। नाउ अब यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज से क्या बना पायरुविक एसिड, 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज से क्या बना 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड। अब ये जो ग्लाइकोलिसिस का सीक्वेंशियल रिएक्शन है, इसमें 3 तरह के क्या हुए केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुए। पहला ट्रांसफॉर्मेशन जो कार्बन स्केलेटल है ग्लूकोज का वो डिग्रेड हुआ और पायरुवेट बनाया। दूसरा एटीपी का फॉस्फोराइलेशन हुआ और एटीपी बनाया जो कि हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड है। नाउ तीसरा जो हुआ वो हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर हुआ Na+ में और वो क्या बनाया NADH बनाया। क्या बनाया NADH बनाया। सो दिस इज द डिटेल्ड रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिटिक पाथवे। सो जो सबस्ट्रेट है वो क्या है ग्लूकोज है। ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 पे जो OH है उसका फॉस्फोराइलेशन होगा, फॉस्फोराइल ग्रुप ऐड होगा तो उस क्या बनाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड दिस रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय एंजाइम हेक्सोकाइनेज। नाउ यहाँ पे जो फॉस्फोराइल ग्रुप डोनर है वो क्या है वो है ATP, और क्योंकि इस रिएक्शन में ATP यूज होता है एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस जिसमें ATP यूज होता है, इसलिए इसको फर्स्ट प्राइमिंग रिएक्शन बोलते हैं। नाउ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमराइजेशन होता है और ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनाता है एंड दिस रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज। नाउ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का फर्स्ट कार्बन पे जो OH ग्रुप है वहां पे फॉस्फोराइलेशन होगा और ये बनाएगा फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, और यहाँ पे जो फॉस्फोराइल ग्रुप डोनर है वो ATP है और ये ATP ADP में कन्वर्ट होता है क्योंकि इसका एक फॉस्फोराइल ग्रुप फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट पे ट्रांसफर होता है और ये फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनाता है एंड दिस इज द सेकेंड स्टेप इन ग्लाइकोलिसिस जहाँ पे ATP यूज होता है, इसलिए इसको सेकेंड प्राइमिंग रिएक्शन बोलते हैं। नाउ फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट की स्प्लिटिंग होती है और ये 2,3 कार्बन कंपाउंड बनाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड दिस रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय एल्डोलेज, और इस रिएक्शन को कैटालाइज कौन करता है एल्डोलेज। नाउ अब यहाँ पे 2 ट्रायोज फॉस्फेट बने हैं बट सिर्फ और सिर्फ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो फर्दर ग्लाइकोलिटिक पाथवे में इंटर करता है। तो सवाल यहाँ पे ये उठता है कि ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का क्या होगा। सो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट आइसोमराइज होकर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनाएंगे एंड दिस रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना। जैसे ही 2 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनेगा प्रिपरेटरी फेज यहाँ पे खत्म हो जाएगा, प्रिपरेटरी फेज यहाँ पे ओवर हो गया। नाउ अब दूसरा फेज स्टार्ट होगा जिसको पे ऑफ फेज बोलेंगे। सो पे ऑफ फेज स्टार्ट होता है विद द फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का क्या होगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का ऑक्सीडेशन एंड फॉस्फोराइलेशन दोनों होगा। जब ऑक्सीडेशन होगा तो ये एसिड में कन्वर्ट होगा और फॉस्फोराइलेशन होगा तो यहाँ पे एक फॉस्फोराइल ग्रुप ऐड होगा। अब जब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का ऑक्सीडेशन फॉस्फोराइलेशन होगा तो ये क्या बनाएगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट एंड दिस रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। सो यहाँ पे फॉस्फोराइल ग्रुप डोनर क्या है, यहाँ पे फॉस्फोराइल ग्रुप डोनर ATP नहीं है जब बल्कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, लेकिन Na+ यहाँ पे जब क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का तो किसी न किसी का रिडक्शन होगा। रिडक्शन किसका होगा Na+ का, और Na+ का रिडक्शन होगा तो ये NADH और H+ में कन्वर्ट हो जाएंगे। नाउ अब हमारे पास 2 मॉलिक्यूल 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट है। 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनता है। 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट हाई एनर्जी कंपाउंड है जो अपना फॉस्फोराइल ग्रुप ADP को ट्रांसफर करता है और ये ATP बनाता है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस जहां पे ATP का फॉर्मेशन हो रहा है एंड दिस रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। नाउ 2 फॉस्फोग्लिसरेट की 3 फॉस्फोग्लिसरेट की अगर हम बात करें तो ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होते हैं एंड दिस रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। नाउ 2 फॉस्फोग्लिसरेट
इस रेट का डिहाइड्रेशन होता है और ये फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है। दिस रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय इनोलेज। नाउ फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में कन्वर्ट होते हैं और ये अपना फॉस्फोराइल ग्रुप एडीपी को ट्रांसफर करता है और ये एटीपी बनाता है। एंड दिस इज द सेकेंड स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस जहां एटीपी की सिंथेसिस होती है। सो यहाँ पे 2 एटीपी बना, इस रिएक्शन में 2 एटीपी बना, सो टोटल 4 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ पे 2 एटीपी ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो नेट गेन एटीपी कितना होगा? नेट गेन जो एटीपी होगा 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज जब ऑक्सीडाइज करेगा ग्लाइकोलिसिस के थ्रू, तो नेट गेन एटीपी 2 एटीपी होगा। कितना होगा? 2 एटीपी होगा। सो दिस इज द डिटेल्ड स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस। नाउ फेट ऑफ पाइरुवेट। अब ये जो पाइरुवेट बना उसका क्या होगा? With the exception of some interesting variations in the bacterial realm, the pyruvate formed by glycolysis is further metabolized via one of 3 catabolic route। अब ये जो पाइरुवेट बना है इसका 3 फेट है। एक फेट तो है वो जो कि एरोबिक ऑर्गेनिजम्स में है। अगर ऑर्गेनिजम्स एरोबिक है या टिश्यू एरोबिक है तो एरोबिक कंडीशन में ग्लाइकोलिसिस फर्स्ट स्टेज है कंप्लीट डिग्रेडेशन ऑफ ग्लूकोज का। इसके बाद जो स्टेप होता है वो होता है लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सो पाइरुवेट जो ऑक्सीडाइज होता है, लॉस ऑफ इट्स कार्बोनाइल ग्रुप एज कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या बनाता है? एसिटाइल ग्रुप ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। This reaction is link reaction. Now the acetyl group is then oxidized completely to carbon dioxide via citric acid cycle. Citric acid cycle को Krebs cycle भी बोलते हैं, tricarboxylic acid cycle भी बोलते हैं, that is TCA cycle. The electrons from these oxidations are passed to oxygen through a chain of carriers in mitochondria to form water, and this reaction is oxidative phosphorylation, means electron transport chain के through इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? ऑक्सीजन में जाता है और वो वाटर का फॉर्मेशन करता है। The energy from electron transfer reaction drives the synthesis of ATP in the mitochondria. सो ये कंडीशन क्या हुआ? दिस इज द वन फेट जो कि पाइरुवेट जब एरोबिक कंडीशन में एरोबिक ऑर्गेनिज्म में होता है तो क्या होता है? नाउ द सेकेंड रूट ऑफ पाइरुवेट इज रिडक्शन टू लैक्टेट वाया लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। सेकेंड फेट क्या है? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जो कि एनारोबिक कंडीशन में होता है। ये किस में होता है? विगरसली कॉन्ट्रैक्टिंग स्केलेटल मसल मस्ट फंक्शन अंडर लो ऑक्सीजन कंडीशन, दैट इज हाइपोक्सिया। NADH कैन नॉट बी रीऑक्सीडाइज्ड टू NAD+, but NAD+ is required as an electron except for further oxidation of pyruvate. Under these conditions pyruvate is reduced to lactate. इस कंडीशन में क्या होता है? पाइरुवेट लैक्टेट में रिड्यूस होता है और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है उसको लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज बोलते हैं। पाइरुवेट लैक्टेट में कैसे रिड्यूस होगा? ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है फ्रॉम NADH and thereby regenerating the NAD+ necessary for the glycolysis to continue. Certain tissues and cell types, retina, erythrocytes, for example, convert glucose to lactate even under aerobic conditions. Lactate is also the product of glycolysis under anaerobic condition in some microorganisms. Now the third major fate of pyruvate catabolism leads to ethanol. In some plant tissue and certain invertebrates, protist microorganisms, ब्रूअर्स ईस्ट, पाइरुवेट जो कन्वर्ट होता है एपॉक्सिक कंडीशन में और एनारोबिक कंडीशन में वो इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। एंड दिस इज 2 स्टेप रिएक्शन। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन 2 स्टेप रिएक्शन है। पहले पाइरुवेट एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, एसिटाल्डिहाइड के बाद वो कन्वर्ट होता है इथेनॉल में। एंड जब पाइरुवेट एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और एसिटाल्डिहाइड इथेनॉल में कन्वर्ट होता है तो वहां पे एंड एसिटाल्डिहाइड का रिडक्शन होता है तो इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं इथेनॉल फर्मेंटेशन या अल्कोहल फर्मेंटेशन। द ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरुवेट इज एन इंपॉर्टेंट कैटाबोलिक प्रोसेस बट पाइरुवेट has anabolic fates also as well. It can, for example, provide the carbon skeletal for synthesis of amino acid alanine. We return to these aerobic reactions of pyruvate in later chapters. So 3 possible catabolic fate है पाइरुवेट का जो ग्लाइकोलिसिस में बनता है। जो पहला फेट है वो एरोबिक कंडीशन में है। एरोबिक कंडीशन में क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस से पाइरुवेट बनता है। पाइरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है और यहाँ पे कार्बन
डाइऑक्साइड रिलीज होता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल में इंटर करेगा या टीसीए साइकिल में इंटर करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। और इससे जो NADH बनते हैं इस रिएक्शंस के थ्रू, चाहे वो ग्लाइकोलिसिस हो या लिंक रिएक्शन हो, चाहे वो सिट्रिक एसिड साइकिल हो, इसमें जो NADH बनता है ये NADH या FADH2 या अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू ऑक्सीजन में देता है और वो फिर वाटर का फॉर्मेशन होता है एंड देन ATP की भी फॉर्मेशन होती है थ्रू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। जो सेकेंड एंड थर्ड फेट है वो एनारोबिक कंडीशन में है। एक जो होता है एनारोबिक कंडीशन में इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है जिसको फर्मेंटेशन बोलते हैं, या फिर इथाइल अल्कोहल जो कि बेसिकली इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन है। दूसरा एनारोबिक कंडीशन में लैक्टेट बनता है जहां पे ग्लूकोज पायरुवेट जो होता है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है और ये बेसिकली विगरसली कॉन्ट्रैक्टिंग स्केलेटल मसल इरिथ्रोसाइट्स वगैरह इरिथ्रोसाइट सेल्स में होता है या फिर सम ऑर्गेनिजम्स में भी होते हैं। Now ATP formation coupled to glycolysis. During glycolysis, some of the energy of glucose molecule is conserved in ATP. Glycolysis के दौरान ग्लूकोज की जो कुछ एनर्जी होती है वो ATP के फॉर्म में कंजर्व होती है, जबकि बहुत सारी मैक्सिमम जो एनर्जी होती है वो एनर्जी पायरुवेट में ही होती है। जो ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होता है ग्लाइकोलिसिस के थ्रू तो कुछ ही एनर्जी ग्लूकोज का ATP के फॉर्म में कंजर्व होता है, बट मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो होता है वो पायरुवेट में ही रहता है। सो ओवरऑल रिएक्शन की अगर बात करें तो ग्लूकोज प्लस NAD प्लस ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये क्या बनाएगा, 2 पायरुवेट 2 NADH प्लस 2 H प्लस 2 ATP प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। फॉर ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज डिग्रेडेड टू पायरुवेट 2 molecules of ATP are generated from ADP and inorganic phosphate. We can now resolve the equation of glycolysis into two process: conversion of glucose to pyruvate which is exergonic and formation of ATP from ADP and inorganic phosphate जो कि इंटरगोनिक है। सो ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है NAD प्लस इस पे यूज होता है और NADH का फॉर्मेशन होता है। ये रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन एक्सर्गोनिक है। लेकिन ADP का जो फॉस्फोराइलेशन होता है उससे ATP बनता है, ये रिएक्शन इंटरगोनिक होता है। लेकिन जब इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करेंगे तो ओवरऑल रिएक्शन जो होता है वो एक्सर्गोनिक होता है। अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस एंड इन द सेल ग्लाइकोलिसिस इज एसेंशियली इरिवर्सिबल प्रोसेस। सेल में अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन ग्लाइकोलिसिस होता है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ड्रिवन टू कंप्लीशन बाय ए लार्ज नेट डिक्रीज इन फ्री एनर्जी एट द एक्चुअल इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन ATP, ADP and inorganic phosphate and glucose and pyruvate energy released in glycolysis is recovered as ATP with the efficiency of more than 60%. Now energy remaining in pyruvate. Pyruvate में maximum energy ग्लूकोज का रिटेन रहता है। So glycolysis releases only a small fraction of total available energy of the glucose molecule. 2 molecule of pyruvate formed by glycolysis still remain most of the chemical potential energy of glucose. Energy that can be extracted by oxidative reactions in the citric acid cycle and oxidative phosphorylation. So पायरुवेट में ग्लाइकोलिसिस के थ्रू जो पायरुवेट बनता है, पायरुवेट में ग्लूकोज का मैक्सिमम एनर्जी रिटेन रहता है। पायरुवेट का जो एनर्जी होता है वो कैसे निकलता है, वो सिट्रिक एसिड साइकिल एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू निकलता है। सिट्रिक एसिड साइकिल एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्लाइकोलिसिस के अगर पाथवे को देखें तो ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज एंड पायरुवेट को छोड़कर जितने भी इंटरमीडिएट्स हैं सारे के सारे क्या हैं, फॉस्फोराइलेटेड हैं। सारे के सारे क्या हैं, फॉस्फोराइलेटेड हैं। अब सवाल ये है कि ये फॉस्फोराइलेटेड इंटरमीडिएट्स का क्या इंपॉर्टेंस है। फॉस्फोराइलेटेड इंटरमीडिएट्स का 3 इंपॉर्टेंस है। Each of the 9 glycolytic intermediates between glucose and pyruvate is phosphorylated. The phosphoryl group appears to have 3 functions. Phosphoryl group का 3 फंक्शन है। पहला फंक्शन, सपोज दैट कि ये सेल है, सेल का ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है, साइटोसोल में होता है। मींस ग्लाइकोलिसिस का इंटरमीडिएट कहाँ है, साइटोसोल में है। तो ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ग्लाइकोलिसिस के इंटरमीडिएट बाहर आ जाए। सो ग्लाइकोलिसिस सेल के अंदर ग्लाइकोलिटिक इंटरमीडिएट्स को रिटेन करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, बट
प्लाज्मा मेम्ब्रेन की खास बात यह है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोराइलेटेड शुगर की अगर हम बात करें तो फॉस्फोराइलेटेड शुगर के लिए ट्रांसपोर्टर्स नहीं होते हैं। फॉस्फोराइलेटेड शुगर के लिए ट्रांसपोर्टर नहीं होते हैं। कहाँ नहीं होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नहीं होते हैं। और फॉस्फोराइलेटेड शुगर का अगर ट्रांसपोर्टर नहीं होता है, इट मीन्स कि ग्लाइकोलिसिस के इंटरमीडिएट्स को साइटोसोल में रिटेन करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ फॉस्फोराइल ग्रुप। बिकॉज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जनरली लैक्स ट्रांसपोर्टर्स फॉर फॉस्फोराइलेटेड शुगर, द फॉस्फोराइलेटेड ग्लाइकोलिटिक इंटरमीडिएट्स कैन नॉट लीव द सेल। जब ट्रांसपोर्टर ही नहीं है फॉस्फोराइलेटेड शुगर का, तो वो कैसे बाहर आएगा सेल के बाहर? आफ्टर द इनिशियल फॉस्फोराइलेशन नो फर्दर एनर्जी इज नेसेसरी टू रिटेन फॉस्फोराइलेटेड इंटरमीडिएट्स इन द सेल डिस्पाइट द लार्ज डिफरेंस इन इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर कंसंट्रेशन। बहुत ज्यादा डिफरेंस होने, कंसंट्रेशन डिफरेंस होने के बाद भी वो सेल में ही रिटेन रहता है। दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ फॉस्फोराइल ग्रुप। सेकेंड फंक्शन क्या है? जो फॉस्फोराइल ग्रुप है वो मेटाबॉलिक एनर्जी के एंजाइमेटिक कंजर्वेशन में इसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं। फॉस्फोराइल ग्रुप क्या है? मेटाबॉलिक एनर्जी के एंजाइमेटिक कंजर्वेशन में इसेंशियल कंपोनेंट होते हैं। कैसे होते हैं वो देखते हैं। जो एनर्जी रिलीज होती है ब्रेकेज ऑफ फॉस्फोअनहाइड्राइड बॉन्ड कहाँ होते हैं? एटीपी में। वो एनर्जी पार्शियली कंजर्व होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फेट ईस्टर, जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या? फॉस्फेट ईस्टर है। मीन्स जब फॉस्फोअनहाइड्राइड बॉन्ड ब्रेक होता है एटीपी में, तो उससे जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी पार्शियली कंजर्व होता है किस चीज में? फॉस्फोराइलेटेड शुगर में, दैट इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। नाउ हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड फॉर्म्ड इन ग्लाइकोलिसिस, दैट इज 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट एंड फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, ये अपना फॉस्फोराइल ग्रुप एडीपी को डोनेट करता है और एटीपी का फॉर्मेशन होता है। नाउ द थर्ड फंक्शन ऑफ फॉस्फोराइल ग्रुप है, जब फॉस्फेट ग्रुप एंजाइम के एक्टिव साइट पे बाइंड करता है, जब फॉस्फेट ग्रुप एंजाइम के एक्टिव साइट पे बाइंड करता है, मींस जब ये फॉस्फेट ग्रुप कहाँ बाइंड करेगा? फॉस्फेट ग्रुप जब बाइंड करेगा एंजाइम के एक्टिव साइट पे, तो उससे क्या होता है? उससे बाइंडिंग एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है? जब बाइंड करता है तो उससे क्या होती है? बाइंडिंग एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है? बाइंडिंग एनर्जी रिलीज होती है। अब ये बाइंडिंग एनर्जी क्या करता है? एंजाइम की एक्टिवेशन एनर्जी लो करता है। बाइंडिंग एनर्जी दो काम करता है। पहला, एंजाइम का जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है उस एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है? लो करता है। और दूसरा, एंजाइमेटिक रिएक्शंस के स्पेसिफिसिटी को क्या करता है? स्पेसिफिसिटी को बढ़ाता है। क्या करता है? स्पेसिफिसिटी को बढ़ाता है। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? थर्ड पॉइंट में, फॉस्फेट ग्रुप जब एंजाइम के एक्टिव साइट पे बाइंड करता है तो बाइंडिंग एनर्जी रिलीज होती है, और उस बाइंडिंग एनर्जी से दो काम होता है। पहला, एंजाइम का एक्टिवेशन एनर्जी लो होता है, और दूसरा, एंजाइमेटिक रिएक्शन की स्पेसिफिसिटी बढ़ती है। सो इससे क्या होता है? इससे क्या होता है? एंजाइम का जो रिएक्शंस होता है, एंजाइमेटिक रिएक्शंस, वो स्मूथली परफॉर्म होता है। नाउ द फॉस्फेट ग्रुप ऑफ एडीपी, एटीपी एंड ग्लाइकोलिटिक इंटरमीडिएट्स फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विद मैग्नीशियम आयन। जो फॉस्फेट ग्रुप है एडीपी का, एटीपी का, ग्लाइकोलिटिक इंटरमीडिएट्स का, वो मैग्नीशियम आयन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। एंड द सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट ऑफ मेनी ग्लाइकोलिटिक एंजाइम्स होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं मैग्नीशियम आयन कॉम्प्लेक्स के लिए। मोस्ट ऑफ द ग्लाइकोलिटिक एंजाइम्स रिक्वायर मैग्नीशियम आयन फॉर द एक्टिविटी। मोस्ट ऑफ द ग्लाइकोलिटिक एंजाइम्स के लिए मैग्नीशियम आयन रिक्वायर्ड होता है। नाउ अब हम डिटेल में देखते हैं कि प्रिपरेटरी फेज में क्या होता है एंड पे ऑफ फेज में क्या होता है। प्रिपरेटरी फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस रिक्वायर्स एटीपी। In the preparatory phase of glycolysis, 2 molecules of ATP are invested and hexose chain is cleaved into 2 triose phosphate. Preparatory phase में क्या होता है? 2 molecules ATP इन्वेस्ट होता है, और जो हेक्सोस मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या करते हैं? वो ब्रेक हो जाते हैं 2 मॉलिक्यूल ट्रायोस फॉस्फेट में, दैट इज pyruvic acid. The realization that phosphorylated hexoses were intermediates in glycolysis came slowly and serendipitously. In 1906, Arthur Hardin and William Young tested their hypothesis. 1906 में हार्डिन एंड विलियम यंग ने अपनी हाइपोथेसिस चेक किया। कैसे? कि जो इनहिबिटर्स होते हैं प्रोटियोलाइटिक एंजाइम,
का वो क्या करता है, वो ग्लूकोज फर्मेंटिंग एंजाइम ईस्ट एक्सट्रैक्ट में जो होते हैं उसको स्टेबिलाईज करता है। ग्लूकोज फर्मेंटिंग एंजाइम कहाँ होते हैं, ईस्ट एक्सट्रैक्ट में, उसको क्या करता है, स्टेबिलाईज करता है। कौन, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम के इनहिबिटर। सो उन्होंने क्या किया, ब्लड सीरम का ऐड किया। ब्लड सीरम में क्या होता है, इनहिबिटर्स होते हैं प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का, तो उन्होंने ब्लड सीरम को ईस्ट एक्सट्रैक्ट में ऐड किया और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि दे प्रेडिक्टेड स्टिमुलेशन ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। हाउएवर इन कंट्रोल एक्सपेरिमेंट इंटेंडेड टू शो दैट बॉइलिंग द serum destroyed the stimulatory activity. They discovered that boiled serum was just as effective at stimulating glycolysis. Careful examination and testing of the contents of boiled serum revealed that inorganic phosphate was responsible for the stimulation. Means यहाँ पे क्या दिखा कि boiled serum में boiled serum के content को अगर टेस्टिंग किया, एग्जाम किया, तो क्या दिखा, inorganic phosphate है जो कि रिस्पॉन्सिबल है स्टिमुलेशन के लिए. So Hard and Young soon discovered that glucose added to their yeast extract was converted to hexose bisphosphate. जो उन्होंने ग्लूकोज ऐड किया था ईस्ट एक्सट्रैक्ट में वो हेक्सोज बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया और वो हेक्सोज बिसफॉस्फेट क्या था, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट. फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को हार्ड एंड यंग ईस्टर भी बोलते हैं क्योंकि इसको डिस्कवर किए थे हार्डन एंड यंग ने. एंड दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ लॉन्ग सीरीज ऑफ इन्वेस्टिगेशंस ऑन द रोल ऑफ ऑर्गेनिक एस्टर्स ऑफ फॉस्फेट इन बायोकेमिस्ट्री व्हिच हैज लीड टू आवर करेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द केमिकल रोल ऑफ फॉस्फोराइल ग्रुप ट्रांसफर इन बायोलॉजी. सो फर्स्ट स्टेप क्या है, फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज. ग्लाइकोलिसिस का फर्स्ट स्टेप क्या है, फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज. सो इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज इज एक्टिवेटेड फॉर सब्सिक्वेंट रिएक्शंस बाय इट्स फॉस्फोराइलेशन एट C6 to yield glucose 6 phosphate. ग्लाइकोलिसिस के फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन होता है किस पे, कार्बन नंबर 6 पे जो OH ग्रुप है उससे, और ये क्या बनाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है उसको बोलते हैं हेक्सोकाइनेज. और यहाँ पे फॉस्फोराइल ग्रुप डोनर कौन है, ATP, एंड हेक्सोकाइनेज इज मैग्नीशियम आयन रिक्वायरिंग एंजाइम. सो हेक्सोकाइनेज की एक्टिविटी के लिए क्या चाहिए, मैग्नीशियम आयन चाहिए. सो दिस रिएक्शन विच इज इरिवर्सिबल अंडर इंट्रासेलुलर कंडीशन. ये रिएक्शन क्या है, इरिवर्सिबल है अंडर इंट्रासेलुलर कंडीशन एंड इट इज कैटालाइज्ड बाय हेक्सोकाइनेज. यहाँ पे एंजाइम की बात करें तो यहाँ पे काइनेज ऐड है. काइनेज क्या होता है, काइनेज वह एंजाइम होता है जो कि कैटालाइज करता है ट्रांसफर ऑफ टर्मिनल फॉस्फोराइल ग्रुप फ्रॉम ADP टू एक्सेप्टर न्यूक्लियोफाइल. काइनेज क्या है, काइनेज वैसे एंजाइम है जो ATP से टर्मिनल फॉस्फोराइल ग्रुप को एक्सेप्टर न्यूक्लियोफाइल पे क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं. काइनेजेस आर सब क्लास ऑफ ट्रांसफरेजेस. काइनेजेस क्या है, ये ट्रांसफरेजेस का एक सब क्लास है. द एक्सेप्टर इन द केस ऑफ हेक्सोकाइनेज इज हेक्सोज, नॉर्मली डी ग्लूकोज, ऑल्दो हेक्सोकाइनेज आल्सो कैटालाइजेस द फॉस्फोराइलेशन ऑफ अदर कॉमन हेक्सोजेस सच एज डी फ्रुक्टोज एंड डी मैनोज. हेक्सोजेस जो होते हैं अदर शुगर्स को फॉस्फोराइलेशन करते हैं, डी फ्रुक्टोज एंड डी मैनोज. हेक्सोकाइनेज की अगर बात करें तो अदर काइनेजेस की तरह मैग्नीशियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है इनकी एक्टिविटी के लिए. हेक्सोकाइनेज की एक्टिविटी के लिए क्या चाहिए, मैग्नीशियम आयन चाहिए. क्यों, क्योंकि जो हेक्सोकाइनेज का ट्रू सबस्ट्रेट है वो ATP4- नहीं है. हेक्सोकाइनेज का ट्रू सबस्ट्रेट क्या है, ATP4- नहीं है. हेक्सोकाइनेज का ट्रू सबस्ट्रेट MgATP2- कॉम्प्लेक्स है, MgATP-2 कॉम्प्लेक्स है. क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम आयन क्या करता है, जो ATP का टर्मिनल फॉस्फोराइल ग्रुप है, ATP का जो फॉस्फोराइल ग्रुप है उसके निगेटिव चार्ज को शील्ड करता है और निगेटिव चार्ज शील्ड होने की वजह से टर्मिनल फॉस्फोरस एटम जो होता है वो इजियर टारगेट होता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय OH ऑफ ग्लूकोज. अब यहाँ पे हेक्सोकाइनेज की बात करें तो हेक्सोकाइनेज पे दो चीज बाइंड करेगा. एक तो बाइंड करेगा MgATP-2 और दूसरा बाइंड करेगा क्या, दूसरा बाइंड करेगा ग्लूकोज. सो हेक्सोकाइनेज में प्रोफाउंड चेंज होते हैं उसके शेप में, और वो चेंज क्या होता है, इंड्यूस्ड फेज चेंज होता है जब ग्लूकोज बाइंड करता है. हेक्सोकाइनेज पे जब ग्लूकोज बाइंड करेगा, हेक्सोकाइनेज पे जब ग्लूकोज बाइंड करेगा तो हेक्सोकाइनेज में इंड्यूस्ड फीट होते हैं और इसमें काफी ज्यादा चेंजेस होते हैं. और इस चेंजेस की वजह से इनके जो दो डोमेन होते हैं, दो डोमेन 8 एंगस्ट्रॉम क्लोज हो जाते हैं. क्या होते हैं, 8 एंगस्ट्रॉम क्लोज हो जाते हैं, 8 एंगस्ट्रॉम क्लोज हो जाते हैं. अब इस मूवमेंट की वजह से क्या होता है, दो डोमेन क्या होंगे, क्लोज हो जाते हैं
8 एंगस्ट्रॉम वो क्लोज हो जाते हैं। अब इससे क्या होगा कि जो इससे बॉन्ड एटीपी मॉलिक्यूल है वो क्या करता है, बॉन्ड एटीपी क्लोजर हो जाते हैं ग्लूकोज से। और दूसरा क्या होता है कि जब ये दो डोमेन क्लोज हो जाते हैं तो यहाँ की वाटर के एक्सेसिबिलिटी खत्म हो जाती है। तो जब ये डोमेन दो क्लोज हो जाते हैं तो पहला क्या होता है, एटीपी से इनकी क्लोजनेस आ जाती है ग्लूकोज की, और दूसरा वाटर का एक्सेस खत्म हो जाता है। यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे ये होगा वाटर का एक्सेस खत्म होने से क्या होगा कि एटीपी का जो फॉस्फो अनहाइड्राइड बॉन्ड है वो हाइड्रोलाइज नहीं होगा। वाटर का जो एटीपी का फॉस्फो अनहाइड्राइड बॉन्ड है वो हाइड्रोलाइज नहीं होगा। लाइक द अदर 9 एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस, हेक्सोकाइनेज इज सोल्यूबल साइटोसोलिक प्रोटीन। हेक्सोकाइनेज क्या, सोल्यूबल साइटोसोलिक प्रोटीन है। हेक्सोकाइनेज इज प्रेजेंट इन ऑल सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। हिपैटोसाइट्स की बात कर रहे हैं तो ये भी हेक्सोकाइनेज इसमें भी होता है, जिसको हेक्सोकाइनेज 4 बोलते हैं या ग्लूकोकाइनेज बोलते हैं, which differs from other form of hexokinase in kinetic and regulatory properties. 2 enzymes that catalyze same reaction but are encoded by different gene are called lysozyme. 2 एंजाइम जो सेम फंक्शन करते हैं लेकिन डिफरेंट जीन के द्वारा इनकोड होते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आइसोजाइम। This is the first step. ग्लूकोज से क्या बना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। नाउ द सेकंड स्टेप इज कन्वर्सन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज या फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज। catalyzes the reversible isomerization of glucose 6 phosphate to fructose 6 phosphate. glucose 6 phosphate की अगर हम बात करें तो ये है एल्डोज, fructose 6 phosphate की बात करें तो ये है कीटोज। ग्लूकोज 6 phosphate में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, कीटोज 6 phosphate में, fructose 6 phosphate में कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। और इनका जो आइसोमराइजेशन है ये जिस एंजाइम के प्रेजेंस में होता है उसको बोलते हैं फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज। फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज इज आल्सो ए मैग्नीशियम आयन। फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज की एक्टिविटी के लिए क्या चाहिए, मैग्नीशियम आयन। द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन इज शोन इन फिगर। द रिएक्शन प्रोसीड्स रेडली इन ईदर डायरेक्शन, मींस ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, माइट बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम रिलेटिवली स्मॉल चेंज इन स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी। दिस आइसोमराइजेशन हैज a critical role in overall chemistry of the glycolytic pathway as rearrangement of the carbonyl and hydroxyl group at C1 and C2 is a necessary prelude to the next step. ये जो आइसोमराइजेशन है नेक्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्टेप के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फॉस्फोराइलेशन दैट occurs in the next reaction requires that the group at C1 first converted from carbonyl to alcohol, and in the subsequent reaction cleavage bond to the C3C4 requires carbonyl group at C2. So this is the mechanism of phosphohexose isomerase reaction, जो कि बेसिकली ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। और इस रिएक्शन मैकेनिज्म में बेसिकली एक्टिव साइट का, एंजाइम का एक्टिव साइट पे जो हिस्टिडीन रेजिड्यू है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंजाइम के एक्टिव साइट पे हिस्टिडीन रेजिड्यू इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हिस्टिडीन रेजिड्यू ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो कि एंजाइम के एक्टिव साइट पे प्रेजेंट होता है। ये बेसिकली इसमें दो मेन रिएक्शन है, पहला बाइंडिंग एंड रिंग ओपनिंग एंड दूसरा रिंग क्लोजिंग एंड डिसोसिएशन। Now the third step is phosphorylation of fructose 6 phosphate to fructose 1,6 bis phosphate. fructose 6 phosphate से fructose 1,6 bis phosphate बनने के लिए यहाँ पे अगेन phosphorylation होगा। कहाँ पे, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के कार्बन नंबर 1 पे जो OH ग्रुप है वहां पे। सो इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है उसको बोलते हैं फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1, दैट इज PFK1। PFK1 क्या करता है, ये फॉस्फोराइल ग्रुप ATP से ट्रांसफर करता है टू द फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट और ये फ्रुक्टोज 1,6 bis फॉस्फेट बनाता है। सो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 bis फॉस्फेट का जो रिएक्शन कैटालाइज करता है उसको बोलते हैं PFK1। और PFK1 की एक्टिविटी के लिए भी मैग्नीशियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है। एक और एंजाइम होता है PFK2। PFK2 क्या करता है, कैटालाइज द फॉर्मेशन ऑफ फ्रुक्टोज 2,6 bis phosphate फ्रॉम फ्रुक्टोज 6 phosphate इन अ सेपरेट पाथवे। PFK1 रिएक्शन जो होता है essentially irreversible होता है under cellular condition and it is the most committed step in the glycolytic pathway. Glucose 6 phosphate and fructose 6 phosphate have other possible fates, but fructose 1,6 bis phosphate is targeted for glycolysis
ग्लाइकोलिसिस। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट अदर पाथवे में भी इंटर कर सकता है, लेकिन जैसे ही फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनते हैं वो ग्लाइकोलिसिस में इंटर होता है, ग्लाइकोलिटिक पाथवे के लिए कमिटेड हो जाता है। कुछ बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्ट की बात करें या फिर सारे प्लांट्स की बात करें, बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट एंड परहैप्स ऑल प्लांट्स, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज जो होता है वो पायरोफॉस्फेट यूज करता है, एटीपी यूज नहीं करता है एज ए फॉस्फोराइल ग्रुप डोनर इन द सिंथेसिस ऑफ फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। पीएफके1 की बात करें तो ये रेगुलेटरी एंजाइम है, इसको पेस मेकर एंजाइम भी बोलते हैं एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स नोन। इट इज द मेजर पॉइंट ऑफ रेगुलेशन इन ग्लाइकोलिसिस। अब ये इसका रेगुलेशन कैसा होता है, जब सेल्स में एटीपी का कंसंट्रेशन, एटीपी की सप्लाई डिप्लीट हो जाती है या फिर एटीपी का ब्रेकडाउन प्रोडक्ट दैट इज एडीपी और एएमपी का कंसंट्रेशन बढ़ता है, तो पीएफके1 की एक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। मींस सेल्स में एटीपी का कंसंट्रेशन घटेगा या एडीपी या फिर एएमपी का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो पीएफके1 की एक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन अगर सेल्स में एटीपी का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो सेल्स की जो पीएफके1 की एक्टिविटी होगी वो कम होगी एंड या फिर सेल्स में फैटी एसिड्स की सप्लाई ज्यादा होगी तो क्या होगा, जो पीएफके1 की एक्टिविटी होती है वो इनहिबिट होती है। कुछ ऑर्गेनिजम्स में फ्रुक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट, नॉट टू बी कंफ्यूज विद पीएफके1 रिएक्शन प्रोडक्ट, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट इज ए पोटेंट एलोस्टेरिक एक्टिवेटर ऑफ पीएफके1। फ्रुक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट जो है पीएफके1 का पोटेंट एलोस्टेरिक एक्टिवेटर है एंड रेगुलेशन ऑफ दिस स्टेप इन ग्लाइकोलिसिस इज डिस्कस्ड डिटेल इन चैप्टर 15। नाउ द फोर्थ स्टेप इज क्लीवेज ऑफ फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो गया है, तो अब इसका क्लीवेज अगर होगा तो दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं और दोनों के दोनों ट्रायोज फॉस्फेट होते हैं एंड दिस रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय एल्डोलेज। क्या होता है, एल्डोलेज, या फिर इसको फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट एल्डोलेज बोलते हैं। इससे जो बनता है दो प्रोडक्ट, एक को बोलते हैं डाइहाइड्रोक्सीसीटोन फॉस्फेट और दूसरे को बोलते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डायरेक्टली इंटर करता है ग्लाइकोलिसिस के नेक्स्ट स्टेप में, बट डाइहाइड्रोक्सीसीटोन फॉस्फेट इंटर नहीं करता है डायरेक्टली। तो सवाल यहाँ पे है कि डाइहाइड्रोक्सीसीटोन फॉस्फेट का क्या होगा। डाइहाइड्रोक्सीसीटोन फॉस्फेट आइसोमेराइज होकर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनेगा एंड देयर आर टू क्लासेस ऑफ एल्डोलेजेस, क्लास 1 एल्डोलेजेस फाउंड इन एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड क्लास 2 एल्डोलेजेस जो होते हैं फंजाई एंड बैक्टीरिया में होते हैं। क्लास 1 किस में होता है, क्लास 1 जो होता है एनिमल्स एंड प्लांट्स में होते हैं, क्लास 2 जो होते हैं वो फंजाई एंड बैक्टीरिया में होते हैं। और ये जो क्लास 2 होते हैं वो सिर्फ बेस इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं करते हैं बल्कि ये जिंक आयन एक्टिव साइट पे यूज करते हैं जो कि कोऑर्डिनेटेड होता है कार्बोनाइल ऑक्सीजन एट C2 एंड जिंक आयन पोलराइजेस द कार्बोनाइल ग्रुप एंड स्टेबलाइजेस द इनोलेट इंटरमीडिएट क्रिएटेड इन द कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज स्टेप। ऑल्दो द एल्डोलेज रिएक्शन हैज a strongly positive standard free energy change in the direction of fructose 1,6 bisphosphate cleavage at the lower concentration of reactants present in cell. The actual free energy change is small and aldolase reaction is readily reversible. Bisulcilator aldolase acts in the reverse reaction during the process of gluconeogenesis. Now the fifth step जो है interconversion of triose phosphate. So डाइहाइड्रोक्सीसीटोन फॉस्फेट आइसोमराइज होकर क्या बनाएगा, आइसोमराइज होकर बनाएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। सो ओनली वन ऑफ द टू ट्रायोज फॉस्फेट फाउंड बाय एल्डोलेजेस, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कैन डायरेक्टली डिग्रेडेड इन द सब्सिक्वेंट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस। दो में से सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है जो कि डायरेक्टली डिग्रेड होता है ग्लाइकोलिसिस में और वो प्रोडक्ट है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो डाइहाइड्रोक्सीसीटोन फॉस्फेट का क्या होगा, डाइहाइड्रोक्सीसीटोन फॉस्फेट आइसोमराइज होगा ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में और वो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनाएगा। अब यहाँ पे जो हमारे पास है दो मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है एंड दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन and this reaction mechanism similar to the reaction promoted by phosphohexose isomerase in step 2 of glycolysis. After the triose phosphate isomerase reaction, C1, C2, C3 of the starting glucose are chemically indistinguishable from C5, C6, C5 and C4. मतलब कार्बन नंबर 1 जो होगा वो इक्विवेलेंट होगा कार्बन नंबर 6 का, कार्बन नंबर 2 जो होगा वो इक्विवेलेंट होगा 5 का, कार्बन नंबर 3 जो होगा इक्विवेलेंट होगा 4 का। So this reaction completes the preparatory phase of glycolysis. Hexose molecules have been phosphorylated at C1 and C6, then cleaved to form 2 molecules of glyceraldehyde 3 phosphate. So यहाँ पर preparatory phase of glycolysis समाप्त हो जाता है और हमारे पास दो मॉलिक्यूल glyceraldehyde 3 phosphate हैं। हमारे पास दो मॉलिक्यूल क्या है, glyceraldehyde 3 phosphate हैं।
नाउ पे ऑफ फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस yields ATP and NADH। पे ऑफ फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो ये इट इंक्लूड्स एनर्जी कंजर्विंग फॉस्फोराइलेशन स्टेप्स इन विच सम ऑफ द फ्री एनर्जी ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज कंजर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP। जो इसमें होते हैं ग्लूकोज में कुछ एनर्जी होते हैं ATP के फॉर्म में कंजर्व होते हैं। रिमेंबर दैट 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज yields 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। सो 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज हमें कितना मॉलिक्यूल दिया ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, 2 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट दिया जो कि प्रिपरेटरी फेज का इन प्रोडक्ट है। एंड दोनों के दोनों ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट सेम पाथवे फॉलो करेगा इन द सेकेंड फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस, दैट इज पे ऑफ फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस। सो द कन्वर्जन ऑफ 2 molecules of glyceraldehyde 3-phosphate to 2 molecules of pyruvate is accompanied by the formation of 4 molecules of ATP and ADP। so glyceraldehyde 3-phosphate 2 मॉलिक्यूल है तो 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बनेगा और टोटल के टोटल हमारे पास 4 ATP बनेगा। so however the net yield of ATP per molecule of glucose degraded is only 2 because 2 ATP were invested in the preparatory phase of glycolysis to phosphorylate the 2 ends of the hexose molecules। So sixth step क्या है? Oxidation of glyceraldehyde 3-phosphate to 1,3-bis-phosphoglycerate। The first step in the payoff phase is the oxidation of glyceraldehyde 3-phosphate to 1,3-bis-phosphoglycerate catalyzed by glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase। glyceraldehyde 3-phosphate 1,3-bis-phosphoglycerate में कन्वर्ट होता है और इस स्टेप में दो तरह का रिएक्शन होता है। पहला जो रिएक्शन होता है वो ऑक्सीडेशन होता है एंड दूसरा जो रिएक्शन होता है फॉस्फोराइलेशन होता है। फॉस्फोराइलेशन के लिए जो फॉस्फोराइल ग्रुप डोनर है वो ATP नहीं है तो क्या है वो है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। नाउ ऑक्सीडेशन की बात करें तो किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होता है तो उसमें किसी न किसी का रिडक्शन होता है और रिडक्शन किसका होगा NAD+ का। NAD+ इससे दो इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन लेके क्या बनाएगा NADH एंड H+। बेसिकली यहाँ पे हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर होता है और हाइड्राइड आयन में एक H और H+ के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा और ये क्या बनाएगा 1,3-bis-phosphoglycerate। So this is the first of the 2 energy conserving reactions of glycolysis that eventually lead to the formation of ATP। aldehyde group of glyceraldehyde 3-phosphate is oxidized, means जो glyceraldehyde 3-phosphate का aldehyde group है वो oxidized होता है। फ्री कार्बोक्सिल ग्रुप में oxidized नहीं होता है बट कार्बोक्सिलिक एसिड अनहाइड्राइड विथ फॉस्फोरिक एसिड में क्या होता है ऑक्सीडाइज होता है। ये क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज नहीं होता है बट ये कार्बोक्सिलिक एसिड अनहाइड्राइड विथ फॉस्फोरिक एसिड में ये ऑक्सीडाइज होता है। एंड दिस टाइप ऑफ अनहाइड्राइड को एसाइल फॉस्फेट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं एसाइल फॉस्फेट बोलते हैं जो कि वेरी हाई स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ हाइड्रोलिसिस इसका होता है। एंड मच ऑफ द फ्री एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate is conserved by the formation of acyl phosphate group at C1 of 1,3-bis-phosphoglycerate। The acceptor of hydrogen in the glyceraldehyde 3-phosphate is dehydrogenase reaction is NAD+। यहाँ पे जो हाइड्रोजन का एक्सेप्टर है वो क्या है वो है NAD+ बॉन्ड टू रोसामाइन फोल्ड जो कि रोसामाइन फोल्ड से बॉन्ड होता है। NAD+ का जब रिडक्शन होता है तो ये प्रोसीड होता है एंजाइमेटिक ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड आयन फ्रॉम द एल्डिहाइड ग्रुप ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate टू निकोटिनामाइड रिंग ऑफ NAD+। यहाँ पे हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate से निकोटिनामाइड रिंग ऑफ NAD+ yielding the reduced coenzyme NADH। The other hydrogen atom of substrate molecule is released as in solution as H+। नाउ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate की अगर हम बात करें तो ये कोवैलेंटली बॉन्ड होता है डिहाइड्रोजिनेज से ड्यूरिंग द रिएक्शन। द एल्डिहाइड ग्रुप ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate रिएक्ट्स विद SH ग्रुप ऑफ essential cysteine residue in the active site in reaction analogous to formation of hemiacetal, in this case producing thiohemiacetal, and the reaction of essential cis residue with a heavy metal such as mercuric ion irreversibly inhibit the enzyme। ये मरकरी आयन क्या करता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate डिहाइड्रोजिनेज को इनहिबिट करता है। बिकॉज सेल्स मेंटेन ओनली लिमिटेड अमाउंट्स ऑफ NAD+, glycolysis would soon come to the
halt of NADH found in this step of glycolysis were not continuously reoxidized। क्योंकि सेल मेंटेन करता है लिमिटेड अमाउंट ऑफ NAD+, इसीलिए ग्लाइकोलिसिस कुछ समय के बाद वो हॉल्ट होता है। क्यों? क्योंकि NADH जो बनता है वो सेकेंड स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस में वो कंटिन्यूअसली रीऑक्सीडाइज नहीं होता है। द रिएक्शन इन विच NAD+ इज रीजनरेटेड एनारोबिकली, जो कि डिस्क्राइब किया हुआ है इस सेक्शन में ऑन आवर डिस्कशन ऑफ अल्टरनेटिव फेट ऑफ पाइरुवेट। Now the seventh step of glycolysis is phosphoryl transfer from 1,3-bis-phosphoglycerate to ADP। अब यहाँ पे क्या होगा, 1,3-bis-phosphoglycerate का फॉस्फोराइल ग्रुप ट्रांसफर कहाँ होगा, एडीपी में, और वो एटीपी का फॉर्मेशन करेगा। द एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज ट्रांसफर्स द हाई एनर्जी फॉस्फोराइल ग्रुप फ्रॉम द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ 1,3-bis-phosphoglycerate टू एटीपी फॉर्मिंग एटीपी एंड 3-phosphoglycerate। सो 1,3-bis-phosphoglycerate अपना क्या फॉस्फोराइल ग्रुप ट्रांसफर किसको करेगा, एडीपी को ट्रांसफर करेगा, और ये क्या बनाएगा, 3-phosphoglycerate प्लस एटीपी। और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है उसको बोलते हैं फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, और इस रिएक्शन की एक्टिविटी के लिए मैग्नीशियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है। Notice that phosphoglycerate kinase is named for the reverse reaction. Like all enzymes, it catalyzes the reactions in both directions. ये reversible reaction है। This enzyme acts as a direction suggested by its name during gluconeogenesis। इस enzyme का नाम पड़ा है gluconeogenesis स्टेप की वजह से during photosynthesis कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन, और दूसरा फोटोसिंथेटिक कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन रिएक्शन की वजह से। 6 और 7 स्टेप की बात करें तो टुगेदर कंस्टिट्यूट एनर्जी कपलिंग प्रोसेस, जिसमें कि 1,3-bis-phosphoglycerate कॉमन इंटरमीडिएट है। इट इज फॉर्म्ड इन द फर्स्ट रिएक्शन विच वुड बी इंटरगोनिक इन आइसोलेशन, एंड एसाइल फॉस्फेट ग्रुप इज ट्रांसफर टू एडीपी इन द सेकेंड रिएक्शन विच इज स्ट्रांगली एक्सर्गोनिक। अगर इन दोनों को कंबाइंड करें तो ग्लिसरॉल 3-phosphate से 3-phosphoglycerate बनता है, एटीपी बनता है एंड NADH बनता है, एंड ओवरऑल रिएक्शन क्या है, एक्सर्गोनिक है। Recall from the chapter 13 that the actual free energy change की अगर बात करें that is delta G, ये डिटरमाइन किए जाते हैं स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज एंड मास एक्शन रेशियो, जो कि क्या है, मास एक्शन रेशियो क्या है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। सो डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा G0 प्लस RT ln Q। Q क्या है, मास एक्शन रेशियो, जो कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे जो H+ है, यहाँ पे रिएक्शंस में H+ है, बट यहाँ पे मास एक्शन रेशियो में H+ हम इंक्लूड नहीं किए हैं। क्यों? क्योंकि बायोकेमिकल कैलकुलेशन में प्रोटॉन का कंसंट्रेशन एज्यूम किया जाता है कांस्टेंट, दैट इज 10⁻⁷ मोल, एंड दिस कांस्टेंट जो है वो डेल्टा G प्राइम नॉट में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसीलिए यहाँ पे मास एक्शन रेशियो में इंक्लूड नहीं किया गया है। सो व्हेन द मास एक्शन रेशियो इज लेस देन 1, अगर मास एक्शन रेशियो अगर लेस देन 1 है, इट्स नेचुरल लॉगरिथम इज नेगेटिव साइन। बाय कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट 1,3-bis-phosphoglycerate gives 1,3-bis-phosphoglycerate relatively low in the steady state and thereby gives Q for the overall energy coupling process small। लेकिन जब Q स्मॉल होगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ ln Q कैन make delta G strongly negative। This is simply another way of showing that two reactions, steps 6 and 7, are coupled through common intermediates। The outcome of these coupled reactions, both reversible under cellular conditions, is that the energy released on oxidation of an aldehyde to carboxylate group is conserved by the coupled formation of ATP from ADP and inorganic phosphate। The formation of ATP by phosphoryl group transfer from substrates such as 1,3-bis-phosphoglycerate is referred to as substrate level phosphorylation। So यहाँ पे जो ATP का फॉर्मेशन होता है डायरेक्ट सबस्ट्रेट से होता है, तो यहाँ इसे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, जो कि रेस्पिरेशन लिंक्ड फॉस्फोराइलेशन से डिफरेंट है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में सॉल्युबल एंजाइम्स एंड केमिकल इंटरमीडिएट्स की रिक्वायरमेंट होती है, वहीं पे रेस्पिरेशन लिंक्ड फॉस्फोराइलेशन की बात करें तो वहां पे मेम्ब्रेन बॉन्ड एंजाइम एंड ट्रांस मेम्ब्रेन ग्रेडिएंट ऑफ प्रोटॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। रेस्पिरेशन लिंक्ड फॉस्फोराइलेशन दो तरह के होते हैं, एक तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड दूसरा फोटोफॉस्फोराइलेशन।
Now the eighth step is the conversion of 3-phosphoglycerate to 2-phosphoglycerate. So यहाँ पे इंजाम है phosphoglycerate mutase. ये क्या catalyze करता है? Reversible shift of phosphoryl group between C2 and C3 of glycerate. यहाँ पे magnesium ion essential होता है reaction के लिए, and this reaction is catalyzed by phosphoglycerate mutase. phosphoglycerate mutase की activity के लिए magnesium ion की requirement होती है. यहाँ पे conversion क्या होता है? 3-phosphoglycerate से 2-phosphoglycerate में convert होता है. बेसिकली यहाँ पे से फॉस्फोराइल ग्रुप का पोजीशन चेंज होता है एक मॉलिक्यूल में. सो द रिएक्शन अकर्स इन 2 स्टेप. ये रिएक्शन 2 स्टेप में होगा. फॉस्फोराइल ग्रुप इनिशियली अटैच्ड टू ए हिस्टिडीन रेजिड्यू ऑफ द म्यूटेज इज ट्रांसफर्ड टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट C2 एंड C2 ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट, और ये क्या बनाता है? 2,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट. फॉस्फोराइल ग्रुप एट C3 of 2,3-bis phosphoglycerate is transferred to the same histidine residue producing 2-phosphoglycerate and regenerating the phosphorylated enzyme. अब यहाँ पे phosphoglycerate mutation होता है. इनिशियली phosphorylate करता है, phosphorylated by phosphoryl is transferred from 2,3-BPG which is required in small quantities to initiate the catalytic cycle and continuously regenerated by that cycle. अब यहाँ पे जो most cells होते हैं 2,3-BPG प्रेजेंट होते हैं only trace amounts में, लेकिन ये मेजर कंपोनेंट है इरिथ्रोसाइट्स का जो कि रेगुलेट करता है एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन. अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन रेगुलेशन है 2,3-bis phosphoglycerate is usually abbreviated as simply BPG. So this is the reaction mechanism of phosphoglycerate mutase reaction. ये 2 स्टेप पे होता है. फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? जो फॉस्फो इंजाइम होता है, फॉस्फो इंजाइम अपना फॉस्फोराइल ग्रुप, फॉस्फो इंजाइम क्या है? फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज. ये क्या करेगा? अपना फॉस्फोराइल ग्रुप किसको करेगा? ट्रांसफर 3-phosphoglycerate को. जब ये 3-phosphoglycerate को करेगा, ट्रांसफर करेगा फॉस्फोराइल ग्रुप, तो क्या बनाएगा? 2,3-bis phosphoglycerate जिसको 2,3-BPG बोलते हैं. अब जब 2,3-BPG बन जाएगा तो ये अपना क्या करेगा? जो थर्ड पोजीशन पे फॉस्फोराइल ग्रुप है ये इसको ट्रांसफर कर देगा और ये क्या बनाएगा? 2-phosphoglycerate. सो दिस इज द रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ phosphoglycerate mutase reaction. Now the ninth step is the dehydration of 2-phosphoglycerate to phosphoenol pyruvate. फॉस्फोग्लिसरेट 2-phosphoglycerate का डिहाइड्रेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इनोलेज, तो ये क्या बनाता है? फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट. सो इन द सेकंड ग्लाइकोलिटिक रिएक्शन दैट जनरेट्स ए कंपाउंड विद हाई फॉस्फोराइल ग्रुप ट्रांसफर पोटेंशियल, इनोलेज ये क्या करता है? रिवर्सिबल रिमूवल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर फ्रॉम 2-phosphoglycerate और ये बनाता है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट. फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट इज आल्सो हाई एनर्जी कंपाउंड. The mechanism of enolase reaction is represented in 6.23. Despite the relatively small standard free energy change of this reaction, there is a very large difference in standard free energy of hydrolysis of phosphoryl group of the reactant and product. Means इसकी अगर बात करें तो इस रिएक्शन की जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज है वो काफी कम है, बट बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है हाइड्रोलिसिस ऑफ फॉस्फोराइल ग्रुप ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के, जो कि -17.6 किलो जूल पर मोल है फॉर 2-phosphoglycerate जो कि लो एनर्जी फॉस्फेट एस्टर है, एंड -61.9 किलो जूल पर मोल है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट का, जो कि कंपाउंड ऐसा कंपाउंड है जिसमें हाई स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ हाइड्रोलिसिस होते हैं. ऑल्दो 2-phosphoglycerate एंड फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कंटेन नियरली द सेम टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम 2-phosphoglycerate causes a redistribution of energy within the molecule. Means जब 2-phosphoglycerate से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है तो ये बेसिकली एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन करता है मॉलिक्यूल के अंदर. सो 2-phosphoglycerate का जो 2-phosphoglycerate का हाइड्रोलिसिस है, 2-phosphoglycerate का जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ हाइड्रोलिसिस है वो कम है एज कंपेयर टू फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट का स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ हाइड्रोलिसिस है, ग्रेटली इंक्रीजिंग द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ फॉस्फोराइल ग्रुप. ड्यू टू ये क्यों होता है? ये होता है एनर्जी के रीडिस्ट्रीब्यूशन से विद इन द मॉलिक्यूल. नाउ द 10th स्टेप इज द ट्रांसफर ऑफ फॉस्फोराइल ग्रुप फ्रॉम फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट टू ADP. दिस इज द लास्ट स्टेप इन ग्लाइकोलिसिस इज द ट्रांसफर ऑफ फॉस्फोराइल ग्रुप फ्रॉम फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट टू ADP, एंड दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय पाइरुवेट काइनेज. और इसके लिए इस रिएक्शन
इस एंजाइम की एक्टिविटी के लिए क्या चाहिए, पोटेशियम आयन या फिर मैग्नीशियम आयन या मैग्नीज आयन। पोटेशियम आयन तो चाहिए, लेकिन इसके अलावा या तो मैग्नीशियम आयन चाहिए या मैग्नीज आयन चाहिए। एंड दिस इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट एडीपी के साथ रिएक्ट करेगा। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट अपना ये जो फॉस्फोराइल ग्रुप है वो किसको ट्रांसफर करेगा, एडीपी को ट्रांसफर करेगा, और ये पाइरुवेट और एडीपी का फॉर्मेशन बनेगा। एंड दिस इज सबस्ट्रेट लेवल phosphorylation. The product pyruvate first appears in its enol form, then tautomerizes rapidly non-enzymatically to keto form which predominates at pH7. So pyruvate जब ये phosphorylation होता है तो ये pyruvate enol form में होता है, लेकिन tautomerization के बाद ये keto form में convert होता है। So overall reaction की बात करें तो ये large negative standard free energy change है due to large part of spontaneous converts of enol form of pyruvate to keto form. So delta prime G naught is phosphoenol pyruvate hydrolysis is minus 61.9 kilojoule per mole. About half of this energy is conserved in the formation of phosphoanhydride bond of ATP, and the rest constitute the large driving force pushing the reaction towards ATP synthesis. The pyruvate reaction is essentially irreversible under intracellular condition and an important site of regulation. So this is all about whole reactions, whole steps of glycolysis जो कि हमने डिटेल में डिस्कस किया है। Now the overall balance sheet shows a net gain of ATP. We can now construct a balance sheet for glycolysis to account for the fate of carbon skeletal of glucose, input of inorganic phosphate and ATP, and the output of ATP, and the pathway of electrons in the oxidation reduction reactions. So अब हम यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस की बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, क्यों इसका तीन रीजन है। पहला, फेट ऑफ कार्बन स्केलेटल ऑफ ग्लूकोज क्या होगा ये बताएगा। दूसरा, इनपुट ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड एडीपी एंड द आउटपुट ऑफ एटीपी। जो तीसरा होगा वो पाथवे ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। सो द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन शोज द ऑल इनपुट, और राइट हैंड शो में ऑल आउटपुट को शो करता है। इनपुट की बात करें तो ग्लूकोज है, एटीपी है, एनएडी प्लस है, एडीपी है एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। वहीं पे आउटपुट की बात करें तो पाइरुवेट है, एडीपी है, एनएडीएच है, 2H प्लस है, एटीपी है, नॉन वाटर है। और जो कॉमन टर्म है उसको कैंसिल करने के बाद जो ओवरऑल अपना रिएक्शन आता है वो ग्लूकोज, एनएडी प्लस, 2 ATP, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, 2 पाइरुवेट बनाएगा, 2 NADH बनाएगा, 2 प्रोटॉन बनेगा, 2 ATP बनेगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल बनता है। सो 2 मॉलिक्यूल NADH जो बनता है ग्लाइकोलिसिस में, वो कहाँ बनता है, साइटोसोल में बनता है। और ये अंडर एरोबिक कंडीशन की बात करें तो ये रीऑक्सीडाइज होगा NAD प्लस में बाय ट्रांसफर ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन्स टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन विद द विच इन यूकैरियोटिक सेल्स इज लोकेटेड इन द माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन है ये पास करता है इलेक्ट्रॉन्स टू देयर अल्टीमेट डेस्टिनेशन ऑक्सीजन पे। सो वहां पे क्या बनेगा, वहां पे वाटर का फॉर्मेशन होगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है NADH से ऑक्सीजन तक, ये कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया provides energy for the synthesis of ATP by respiration linked phosphorylation, that is oxidative phosphorylation. So overall glycolytic process की बात करें तो इसमें 1 molecule of glucose convert होता है 2 molecule पाइरुवेट में जो कि pathway of carbon है। The 2 molecule ADP and 2 molecule of inorganic phosphate are converted to 2 molecules of ATP, pathway of phosphoryl group, and 4 electrons as 2 hydride ions are transferred from 2 molecules of glyceraldehyde 3-phosphate to 2 NAD+. This is the pathway of electrons. So glycolysis की रेगुलेशन की बात करें तो glycolysis is under tight regulation. During these studies, the fermentation of glucose by yeast, Louis Pasteur discovered that both the rate and total amount of glucose consumption were many times greater under anaerobic than aerobic condition. Means यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे जो rate and total amount of glucose consumption है वो बहुत ज्यादा है एनारोबिक कंडीशन में एज कंपेयर टू एरोबिक कंडीशन। सो लेटर स्टडीज, बाद की स्टडीज में मसल्स में ये शो हुआ कि सेम लार्ज डिफरेंस इन द रेट ऑफ एनारोबिक एंड एरोबिक ग्लाइकोलिसिस। अब बायोकेमिकल बेसिस क्या है पास्चर इफेक्ट का, अब क्लियर है।
जो एटीपी एड होता है ग्लाइकोलिसिस में अंडर एनरोबिक कंडीशन वो 2 मॉलिक्यूल होता है, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से। लेकिन एरोबिक कंडीशन में जो 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज से एटीपी रिलीज होता है वो 30 या 32 एटीपी होता है। मींस एनरोबिक कंडीशन में एक ग्लूकोज से 2 एटीपी, वहीं पे एरोबिक कंडीशन में 1 ग्लूकोज से 30 या 32 एटीपी, जो कि बहुत ज्यादा है। मींस अबाउट 15 टाइम्स एज मच एज ग्लूकोज देयरफॉर कंज्यूम्ड एनारोबिकली एज पर एरोबिकली टू एट सेम अमाउंट ऑफ एटीपी। मींस सेम अमाउंट ऑफ एटीपी को ऑब्टेन करने के लिए एनारोबिक कंडीशन में 15 टाइम्स ज्यादा ग्लूकोज का कंजम्पशन होता है। सो फ्लक्स ऑफ ग्लूकोज थ्रू ग्लाइकोलिटिक पाथवे इज रेगुलेटेड टू मेंटेन नियरली कांस्टेंट एटीपी लेवल्स एज वेल एज एडिक्वेट सप्लाई ऑफ glycolytic intermediate that serve biosynthetic roles. The required adjustment is the rate of glycolysis is achieved by a complex interplay among ATP consumption, NADH regeneration, and allosteric regulation of several glycolytic enzymes, इंक्लूडिंग हेक्सोकाइनेज, PFK1 एंड पाइरूवेट काइनेज। मींस ग्लाइकोलिसिस का जो रेगुलेशन होता है वो हेक्सोकाइनेज लेवल पे होता है, PFK1 लेवल पे होता है एंड पाइरूवेट काइनेज लेवल पे होता है। एंड बाय सेकेंड टू सेकेंड फ्लक्चुएशंस इन द कंसंट्रेशन टू ऑफ की मेटाबोलाइट्स दैट रिफ्लेक्ट द सेलुलर बैलेंस बिटवीन ATP प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। On a slightly longer time scale, glycolysis is regulated by hormone, glucagon, epinephrine and insulin. Means ये हार्मोन से भी रेगुलेटेड होते हैं, ग्लूकागॉन, इपिनेफ्रिन एंड इंसुलिन, एंड बाय चेंजेस इन द एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स फॉर सेवरल ग्लाइकोलिटिक एंजाइम्स। सो ग्लाइकोलिटिक एंजाइम्स के सेवरल जीन के एक्सप्रेशन में चेंजेस की वजह से भी ये रेगुलेट होते हैं। So this is all about regulation of glycolysis. Now feeder pathway of glycolysis. Feeder pathway of glycolysis को हम next lecture में discuss करेंगे. So this is all about glycolysis and stay tuned for the next lecture. Thank you very much.